अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, कैसे हैं आप सब। तो मैंने टाइम निकाल लिया रिकॉर्डिंग का, तो 73 एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग एपिसोड है, तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी और स्टोरी को काफ़ी हद तक समेट भी देगी। तो आपको आज की किस पढ़कर पता चलेगा कि बस थोड़ी सी एपिसोड रह गई हैं। तो फिर बिना वक्त ज़ाया किए चलती हूँ किसकी तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। खूबसूरत चमकती धूप के मुलायम लम्स से हटी सुबह के दामन में आज ढेरों यासियत थी। जिनिश ने 10 साल की उम्र से अपनी मम्मी के बिना भी कई सालगिरह गुजारी थी, लेकिन इस बार वो बहुत बेकरार थी। उजान की मोहब्बत पर इजहार, उसकी मोहब्बत सबका रात फिश करना और उजान का उसके लिए हर लम्हा वक्त होकर मुयसर आना, मोहब्बत का हर शिद्दत और नरमी से एहसास दिलाना एक तरफ, लेकिन वो हसास और मुकद्दस दिल की मालिक लड़की थी जिसे आने वाले संगीन वक्त कहीं मोहम सा इशारा कर देता। तभी तो जिस्म जहाँ पर एक बेकरारी तारी थी। उजान को फजर के बाद ही शेख मोहतरम से मिलना था, तभी वो मिनहाज के संग तब ही मस्जिद नूर के सफ़र पर बावजू हुए रवाना हो गया था। इसका इरादा नाश्ता दरवेश मोहतरमीन और शेख साहब के हमरा करने का था। साथ में वो मिनहाज को भी इनसे मुतारफ़ करवाना चाहता था कि वो जो तकलीफ़ दबा रहे हैं वो जान से पहले इनके सामने कह दें। इसे मिनहाज की आंखें देखकर मालूम तो हो चुका था कि वो किसी तकलीफ़ में है। जिनिश ने उजान दाइब को सुबह जाते हुए दुआ के हिसार में भी भरा था। इस पर दुआ पढ़कर गायबाना फूंकी, इससे मोहब्बत भरे लम्स भी वसूल किए। उसकी खूबसूरत आंखों में देर पा मुकीद भी रही, इसे छूकर सुकून भी पाया, लेकिन फिर भी आज जिनिश का दिल बहुत बेकरार था। वो रोमियो जूलियट के पास उम्मीद को जकड़े बैठी वहीं धूप की सरसर चुभन के संग जूलियट का सर सहला रही थी। तभी किसी आहट पर जीनों ने तवज्जो इन दोस्तों से हटाई। आज बहुत दिन बाद उम्मीद को जिनिश के लम्स मिले थे, वो भी इसलिए कि याकूब हैदर का इसके लिए सालगिरह का एडवांस गिफ्ट था। रोमियो जूलियट के साथ बातें हो रही हैं। नाश्ते से पहले ही जीनो कुछ देर लान में चली आई थी ताकि ताज़ा हवा लेकर उसकी बेचैनी कदरे कम हो, पर कमल से उसका सुकून बर्दाश्त ना था। जी काफ़ी दिन से इनको वक्त नहीं दिया, तो सोचा इनके साथ कुछ देर सुबह की धूप में बैठूं। जिनिश ने कवल को बिना किसी तरही के आम से लहजे में जवाब दिया। कवल वहीं से कुछ फासले पर रखी कुर्सी पर इसे जहरीली नज़रों में लिए बैठी। बहुत अच्छा किया, मैं जानती हूँ सालगिरह का दिन हर बच्चे के लिए बहुत स्पेशल होता है। इसे ख्वाहिश होती है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ ये दिन मनाए। मैं तुम्हारी मम्मी की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। तलाल की बेटी होने के नाते तुम मुझे बहुत प्यारी हो, अब तुम यकीन करो या नहीं। जिनिश ने गर्दन हैरत से मोड़ी, क्योंकि कवल साहिबा के मुंह से ऐसी बातें सुनना इसे और परेशान कर रहा था। मैं आपका खुद के साथ रवैया, मुझे किडनैप करवाना और जान को मारने की कोशिश नहीं भूली। आप मुझे गुमराह नहीं कर सकती। जिनिश का दिल भले पिघल गया हो, पर वो आजमाए हुओं पर इतबार नहीं कर सकती थी, और खासकर कवल जैसी दोगली औरत पर। और यही वो लम्हा था जब कवल ने दुनिया जहाँ का दर्द चेहरे और आंखों पर हावी किए जिनिश के मासूम और मेहरबान दिल को मुट्ठी में जकड़ने का आगाज़ किया। कवल ने यूं जवाबन सर गिराया जैसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो। जानती हूँ तुम मुझ पर एतबार नहीं करती, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब से मैंने अपना बच्चा खोया है मैं बदल गई। तुम ही मेरी बेटी हो अब, क्योंकि कभी माँ नहीं बन सकती। तुम तो बहुत मेहरबान दिल की मालिक हो। क्या तुम्हें मेरे ये आंसू झूठे लग रहे हैं। कवल ने जैसे एकदम दर्दनाक अंदाज में सिसकी भरे रोना शुरू किया। खुद जिनिश घबरा कर उठी और लपक कर कवल के साथ ही दूसरी कुर्सी पर बैठी और उदास होकर अपना हाथ तक उसके हाथ पर दबाव देते रखा। देखिए कवल साहिबा, आप बदल गई होंगी, मुझे इस पर शक नहीं, लेकिन मुझे आपके साथ कुछ अच्छा महसूस नहीं होता, और ये फितरी है। मुझे बहुत दुख है आपके बेबी के जाने पर, और सच पूछें तो अपने बहन भाई को दुनिया में आने से पहले खो देना मेरे लिए भी तकलीफ दे रहा, लेकिन मैं आपको अभी तक माफ़ नहीं कर पाई और नहीं जानती कब कर पाऊँ। जिनिश ने सादगी से अपनी कैफियत समझाई, जबकि कवल मन ही मन में उसके इतनी जल्दी पिघल जाने पर मसरूर होकर रह गई। तलाल के लिए वो पहले जनूनी थी, हर काम कर गुजरती थी, लेकिन अब वो शायद इस शख्स को खोने से वाकई डर गई थी। तभी तो फिरोज़ की बात मानकर वो अपना एतबार गेन करना शुरू हो गई। इसी लम्हे जब जीनू कवल को तसल्ली दे रही थी, पिनार भी जीनू को ढूंढते बाहर आई, तो आगे का मंजर देखकर पिनार को गजब चढ़ा। इस लड़की को मैं क्या कहूँ, कैसे इस नागन को तसल्ली दे रही है। उफ जीनू उफ। पिनार ने दिल में हफ्की से सोचा, और यानी इन दो के करीब रुकी तो जीनू और कवल दोनों ने पिनार के सख्त तासुरात देखे। लगता है पिनार को तुम्हारा मेरे साथ बैठना बुरा लगा है। जीनू मैं चलती हूँ, ये दुख अब मुझे सारी ज़िंदगी उठाना है। कवल ने खुद अजियती की हद की और मस्कीनियत और मजलूमियत का शहकार बनी। हिचकियाँ बढ़ती उठी, जिस पर जीनू भी परेशान हुई उठ खड़ी हुई। ऐसा नहीं है पिनार को, आपसे क्या मसला होगा। जीनू ने पिनार को घूरने को इग्नोर किए कवल को देखे नरमी से कहा, जीनिश में किसी को रोते देखने का हौसला नहीं था, भले वो दुश्मन ही क्यों ना हो। ये तुम पिनार से पूछ लो, उसकी नज़रें मेरे दिल को काट रही हैं। मैं अब किसी की ऐसी नज़र भी नहीं सह सक पाती। जीनू मुझे तुम्हारी माफ़ी का इंतजार रहेगा। कवल के इन मगरमच्छी आंसुओं के धोखे में जीनिश तो आ गई, मगर पिनार ऐसे किसी दिखावे पर यकीन ना कर सकी। तभी जब कवल रोती से सकती वापस पलटी, तो पिनार ने जीनिश की बाजू पकड़े से पीछे जाने
से रोका। पिनार, जीनिश ने शिकवा करना नज़र पिनार पर डाली। खबरदार, अगर तुम मुझे दोबारा इस नागिन के आसपास दिखाई दी जीनू, क्या तुम इसकी साबका हरकतें भूल गई? कैसे इसने तुम्हें और जान को अजियत दी और फिर तुम्हारे बाबा का कहकर कैसे बाहर ले जाते अपने यार के हाथों किडनैप करवाया। अब वो मरे या जिए तुम इससे दूर रहो। पिनार को बहुत कम गुस्सा आता था, लेकिन इस पर वो बाकायदा कड़े तेवर लिए वार्न करते बोली, उन्होंने जब से अपना बेबी खो दिया वो बदल गई हैं। पिनार देखो कैसे रो रही थी, माना उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन कुदरत ने उनको सजा दे दी। अगर ऐसे हमने उनको तकलीफ दी तो वो डिप्रेशन में ना चली जाएं। रिश्तेदारी छोड़ो, इंसानियत के नाते ही से अल्लाह ने रहम का हुक्म फरमाया है। जिनिश के उदास होकर पिनार को कायल करने पर वो कुछ लम्हा खामोश रही, जैसे इस मखनी और अल्लाह जी की गाय को कल थमाने के लिए कोई पुरअसर लफ्ज़ ढूंढ रही हो। ये उनके अपने किए का फल है जिनिश, सबको उसके अमल की सज़ा मिलती है और सहनी पड़ती है। हमदर्दी करो इससे, लेकिन इसे अपनी फिर से कमज़ोरी मत थमा देना। मुझे ये औरत एक आंख नहीं बाती, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम्हें इतने जख्म खाकर भी अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं पता चला। जब वो जान घर ना हुए तब से तुम अब पिनार की नज़र में रहोगी। किसी को इसकी ज़रूरत ना दूंगी कि वो तुम्हें यूज़ कर सके। पिनार ने इसे समझाया, साथ ही रोब जमाया, मगर जिनिश आगे से मुस्कुराती पिनार के गले लग गई। ये हरबा था सहेली की बरहमी खत्म करने का, जो करामत साबित हुआ। अब तो मुझे कोई छू भी नहीं सकता तुम्हारे होते। जिनिश का लाड बड़ा इतराफ़ पिनार को हंसने पर मजबूर कर गया। ध्यान तो आज सुबह ही हॉस्पिटल निकल गया था, लेकिन पिनार की भी एक हफ्ता छुट्टी थी जो वो घर सबके साथ रहकर ही इंजॉय करना चाहती थी। मैं हफ्ता घर हूँ, फिर मुझे हॉस्पिटल वापस ज्वाइन करना है। सो ये एक वीक में तुम्हारी ट्रेनिंग करूँगी कि तुम पिनार के बिना भी खुद को इन जहरीले बहु ससुर के शर से बचा सको। और हाँ, थोड़ी बेरहम हो जाओ अब, और हर किसी के लिए पिघलना भी बंद करो। पिनार की ताकीदें उसके अलावा वहीं आते तलाल ने भी सुनी तो सहेलियों के ऐसे प्यारे राज़ो न्याज पर अफसरदा से सर झटकते मुस्कुरा दिए। वो भी क्या करे, हसास होने में उसके माँ बाप ही डिग्री याफ्ता थे। तुम ही इसे थोड़ा बेरहम बनना सिखा दो लाडली। तलाल जोहद भी अब छुट्टियां खत्म किए आज से यूनिट ज्वाइन करने वाले थे। नक्सक तैयार रकब में खड़े दिल जले बने बोले। दोनों बैग पलटी तो जीनू ने तलाल के बाजू फैलाने पर आस्तिकी से करीब आते उनके सीने से सर टिका दिया। आप फिक्र मत करें बड़ी, मैं इस पर अपना रंग चढ़ा दूंगी। मुश्किल होगा पर मुमकिन नहीं। चलें आप दोनों लाड करने के बाद आ जाएं अंदर, तब तक मैं बड़ी अम्मी और सादिया अपा के साथ नाश्ता लगवाती हूँ। पिनार ने दोनों जी से हस्तियों को प्राइवेसी दी और चहकती वापस अंदरूनी तरफ बड़ी। जिनिश का दिल बाबा के सीने लग कर राहत पा रहा था, पर वो जब कई लम्हे यूं ही चुपचाप सीने लगी रही तो तलाल ने खुद ही उसका सर चुमे फिक्र से पुकारा, मेरा बच्चा उदास क्यों है? रात तुम्हारी बर्थडे पार्टी रखी है, खूब इंजॉय करेंगे। तलाल ने खुशदिली से बताते जीनू के ज़रा दूर होने पर उसका मोहना चेहरा देखा। सिंपल डार्क एमरल्ड कलर की कुर्ती शलवार पर कुर्ती जितनी लंबी, लूज ग्रे जर्सी पहने वो क्यूट लग रही थी। बाल खुले थे जबकि पैरों में गर्म स्लीपर्स जो उसके खूबसूरत पैरों को खुद में छुपाए हुए थे। मम्मी याद आ रही हैं। जिनिश की सुनहरी आंखें नम हुई, साथ ही तलाल ने अजरदा हुए उसकी पेशानी चुमी, जैसे अपनी बेटी के तड़पते दिल को राहत दे रहे हूँ। मैं भी कर रहा हूँ इसे मिस। आज के दिन इसने तुम जैसी तलाल की खुशी को जन्म दिया। इस दिन की खुशी मैं भी पहली बार मनाऊंगा। वो हमारे साथ होती तो सब बहुत खूबसूरत होता। मैंने तुमसे और खुद से ये सुख छीन लिया। मैं अपने इस जुर्म की तलाफी भी तो नहीं कर सकता जीते जी। वो खुद रो पड़े। जिनिश को क्या हौसला देते। वो मेरी बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी, मुझे याद है, और हर बार 2 गिफ्ट देती कि एक उनकी तरफ से और एक बाबा की तरफ से। लेकिन वो बाबा अब थे, क्योंकि इन 2 गिफ्ट्स के बाद यकूब बाबा का तोहफा इन 2 पर बाजी ले जाता। मैं यकूब बाबा को भी बहुत मिस कर रही हूँ। इस बार मेरे साथ नहीं है, उनका दिया गिफ्ट है बस उम्मीद की सूरत। जब सोचती हूँ कि मैंने कैसे कैसे नगीने खो दिए हैं तो बहुत तकलीफ होती है बाबा। जिनिश के आंसू तलाल के दिल पर गिर रहे थे। जितनी वो उसकी तर गालें पूछते इतना वो सिसक सिसक रो रही थी। यानी इसने मेरी कमी नहीं होने दी, तुम्हें तो फिर बाबा कैसे होने देंगे? रही बात याकूब हैदर की, हम उसके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मत रो मेरी गुड़िया केक्स, मेरी जान, मेरी आंखों की ठंडक। बाबा तुम्हें रोता नहीं देख सकते, तुम रोती हो तो लगता है वो रो रही है। तलाल की अजरदा मिन्नत पर वो सांस खींचकर हिचकी भरकर वापस उनके सीने जा लगी। आ जाओ अंदर, सबके साथ नाश्ता करते हैं। वो जान भी आता होगा, ऐसे तुम्हें देखेगा तो फिर से आ जाएगा थानेदार बनकर मेरी दुर्गत बनाने। उसके रोब दबदबे से तो अपन की काम पे टांग जाती हैं। तलाल की दानिस्ता बीच की अजियत पर ही चुप तोड़ने को सियासी वायरल जुमला बोलने की देर थी कि उस सुनहरी आंखों वाली उनकी परी खिलखिलाई और रोती आंखों समेत हंस पड़ी। तलाल को तब सुकून मिला जब जीनू के आंसू थमे दोनों एक साथ अंदरूनी तरफ पड़े, जहाँ मज़ेदार माहौल में सब नाश्ते के लिए आ चुके थे। मिशी का पेपर था तो वो बस दूध का गिलास ही पीकर ध्यान के साथ ही निकल चुकी थी, जबकि सादिया, इज़ल, मरियम और इन 2 बाबा बेटी ने मज़े से नाश्ता किया। कवल और शमशेर के दिलों पर फिलहाल इन सब की मुस्कुराहट देखकर छुरियां चल रही थी। अगर जिनिश अकेली होती तो मैं इसे काबू कर भी लेती बाबा जानी, मगर खुदा की पनाह वो राह का कांटा है पिनार। उसके होते जिनिश मेरे चुंगल में ना फंसे तो पिनार का फंसना तो नामुमकिन है समझे। कवल ने लाउंज की जाने बैठे सिर्फ चाय पीते फ़िरोज़ के करीब आ रुकते वहाँ लगे गिलास वाल से डाइनिंग का मंजर देखते अपनी राय दी। फ़िरोज़ के चेहरे पर हकारत सी उभरी। तुम्हारे लिए कब से ये सब मुश्किल हो गया? आज या कल में मुझे वो 2 लड़कियाँ तनवीर के फार्म हाउस पर चाहिए कवल। अगर तुमने देर की तो बेवा होने की तैयारी पकड़ लो। जिस कदर बागी वो तलाल हो चुका है, मुझ पर उसका कत्ल भी माफ़ है।
उसकी खशूनत भरी सरगोशी पर कंवल करंट खाए पलटी। फिरोज इसे सालिम निकलने वाली निगाहों में लिए था, जबकि कंवल ने हल्क तर्क करते अपनी गर्दन मसलते वापस डाइनिंग हॉल की सिम देखा। पूरे जिस्म में अज़ियत की लहर सरायत करके रह गई। वहीं फिरोज किसी काल के आने पर उठकर हाल एरिया से बिफरी पागल मोच बना निकलता चला गया। बहुत अब इसका इनाम फार्म हाउस आकर ले, मुझसे जीते। इसका ध्यान रखो और किसी को कानों का खबर ना हो कि तनवीर के भागने में किसने मदद की। अब तनवीर पाशा से भी इंतकाम का वक्त आ गया है। सारी ज़िंदगी इस हबीज़ ने मुझे उंगलियों पर नचाया, अब मेरी बारी है। ये सब कहते हुए फिरोज़ की सुनहरी आंखों में एक तपश थी, जबकि फ़ोन ऑफ करने के बाद वो बेढंगा हंस पड़ा। तो ये कहानी थी इस मरदूद बहराम मलिक की। अब समझ आया उसकी मौत नहीं सज़ा थी। मरजान ने ये भी बताया कि वो सरेंडर करने आई हैं, लेकिन मैं उन्हें इस पर क्या सज़ा सुनाता कि उनका जुर्म कुछ ना था सिवाय अपनी हिफाजत के। नाश्ता करने के बाद सायमा खानज़ादा कुछ देर हवेली से अपने दोस्तों से मुलाकात को निकली। इसी बीच कल शाम की सारी रोतात हसीब ने पहाड़े को सुनाई, क्योंकि कल शाम तदफीन के बाद अपने ज़मीर की मलामत पर मरजान थाने आ चली आईं। पहला इंकिशाफ बहराम की बीवी का किया, फिर इसे जहर देने की कहानी इसने खानज़ादा के सामने खोल दी और फैसले का इख्तियार भी इसी के सुपुर्द किया। या मेरे खुदा, ये दुनिया कैसी कैसी दर्दनाक कहानियों से हटी है। मरजान साहिबा के 2 साल किस करब में गुजरे होंगे हसीब के। मैं तो उनकी सिचुएशन में एक लम्हा भी जिंदा ना रहती। जैसा तुमने बताया वैसे फिजिकली टॉर्चर करता था। बाहर है और वो इस वक्त टेरेस पर हल्की हल्की धूप की हमरा चलती सुबह की हवा में खड़े थे। मौसम इंतहा का खूबसूरत था। ऐसा ही है। मैंने बहराम मलिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दबा ली, क्योंकि जहर की वजह से ही बहराम का दिल रुका। मरजान भले मुजरिम सही, मगर मेरी नज़र में वो कई औरतों और बच्चियों की मुहाफिज बनी हैं। बहराम मलिक ने बहुत सी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की, इन्हें आगे स्मगल किया। अल्लाह फिर ऐसे फिरौनों के घर यूं ही मूसा बेचता है। खैर, ये सब तुम्हें बताने का मकसद ये था कि अब सुकून पा जाओ, वो मर गया। हसीब के अव्वल जुमलों पर बहार बस अफसोस कर सकी, जबकि आखिरी पर धीमा सा मुस्कुरा दी। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुरा कर मसरूर सी सरगोशी की। शुक्र करता हुआ इंसान बहुत खूबसूरत लगता है, ये फितरी है, लेकिन तुम हसीन तरीन लगी। उसका सुनहरी धूप में चमकता चेहरा आंखों के रास्ते दिल में उतारने के बीच जज्ब से झुकता उसकी जमीन जुमे बोल उठा। और इससे पहले वो जवाब देती, हसीब का फ़ोन जूनियर इंस्पेक्टर इरशाद के नाम से रिंग किया। अपना काफ़ी मग बहारे को थमाए वो मुस्कुरा कर उसकी गाल चुमता पलटा और नीचे चला गया, मगर बाहर कुछ देर यहीं रहना चाहती थी। सर गज़ब हो गया है। इरशाद की कपकपाती आवाज़ पर हसीब जो सीढ़ियाँ चढ़े नीचे आया, थम कर रुका। खैरियत है इरशाद, क्या हुआ? हसीब ने ठटक कर इस्तफसार की। आवाज़ खुरदरी हुई। सर, हमारा ये एक जूनियर सिपाही मनहूस शमशेर और मकबूल जान के आदमी से मिल गया था। रात इसकी ड्यूटी भी थी इस तनवीर पर। मैं कुछ देर के लिए खाना लेने गया, वापस आया तो वो कमीना शेर अली हमारे सब लोगों को नींद की गोलियाँ चाय में मिलाकर सुलाए, खुद तनवीर को लिए फ़रार हो गया। इरशाद की तरफ से मिलते इस दचके ने हसीब को शदीद बदमज़ा किया। माथे की रगें ताप से बोली, तुम मुझे अब बता रहे हो? हसीब की इस्तफामियत सख्त बाज पर इरशाद ने करीब ही खड़े तुफैल को खौफजदा होते देखा। मैं और तुफैल सर बहुत परेशान थे। कैसे ये आपको बताएं? हमने अपने थी आगे पीछे उसको और शेर अली को बहुत ढूंढा सर, लेकिन वो कमीने फरार हो गए। इरशाद ने हिम्मत जताते जवाब दिया, जिस पर हसीब लपक कर कमरे की तरफ गया और अपनी जीप की चाबी लिए जैकेट उठाता आसिया को बताया हवेली से बाहर निकला। तुम 2 से आकर इसका हिसाब लेता हूँ। इस वक्त जब वो मलून शमशेर भी आज़ाद है, मकबूल का पता नहीं। इस तनवीर के हाथ से निकलना तुम सबकी सोच से भी खतरनाक है। रखो फ़ोन। हसीब की इसी डांट के सबब वो 2 के चेहरे सफ़ेद थे। हसीब फौरी जीप में सवार हुआ और देखते ही देखते से खानज़ादा हवेली के दाखिली गेट से निकाला और साथ ही उजान का नंबर डायल के कान पर एयरपीस नस्ब किया। मिनहास को शेख मोहतरम के हमरा छोड़े उजान खुद अपने एक साथी एक लड़के से मिलने रुका, जो यहीं मस्जिद अल नूर में कुछ दिन पहले ही दरस व तदरीस के मनसब पर फाइज हुआ। बहुत सालों बाद तुमसे मिलकर खुशी हुई ब्रदर, और इससे दुगनी खुशी तुम्हारे कुरानी तालीम को एज अ प्रोफेशन लेने पर हुई। अल्लाह अजर थे। वो उजान से कुछ साल छोटा था, पर दोनों ने साथ हिफ्ज़ किया। अव्वल हिफ्ज़ के बाद जब आखिरी सालों के 2 रमज़ान मुबारक में उजान नूर मस्जिद में तरावी पढ़ाता, तो यही वाहिद नामी लड़का सामे के मनसब पर फाइज हुआ करता था। सो पुरानी कुराबतदारी हमेशा खुशी दिया करती है। किसी पुराने हम सुहन से मिलकर वैसे ही तबीयत नहाल होती है, जैसे इस वक्त उजान की डार्क ऑलिव टी शर्ट के हमरा वाइट पैंट, जबकि ऑलिव टी शर्ट के ऊपर वाइट यूनिक जैसी पहने उजान ज़रा स्याही से मुकम्मल निकला, भला और आखिर प्यारा लग रहा था। फिर यह मस्जिद का माहौल वैसे ही उसके मिजाज में अकीदत की ज़्यादती बढ़ देता। उजान की तवज्जो हसीब की खाल पर बटी, जिस पर वो वाहिद से गले मिलता, इससे इजाज़त लिए मस्जिद के खाते से बाहर खुले सहन की जानिब बढ़ गया। वीरे तनवीर फरार हो गया। शमशेर या मकबूल जान ने मदद की उसकी। हसीब ने कहा, लगते ही यह खबर देखकर उजान के चेहरे के निखरे हथोहाल में खिंचाव भर दिया। मतलब 3 दरिंदे एक साथ जमा हो गए। मुकाबला दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है हसीब। उजान ने सर्द महरी और अफसोस से कहा, खूबसूरत हथोहाल में एक थकन उतर आई। वही तो, अब बताए इन हालात में क्या करना मुनासिब है? हसीब ने ड्राइविंग स्पीड स्लो करने के बीच उजान को मुहातिब किया, जिसने हस्बे मंशा खामोशी इख्तियार करने के बाद कुछ सोचते सर हिलाया। खामोशी। उजान की जानिब से गैर मुतवक्का मशवरे पर हसीब के चेहरे के जाविये बिगड़े हैं। मत तो नहीं मारी गई तेरी वीरे? हसीब के बेइरादा दिया जवाब, क्यूट था यार, कुछ सोचने का टाइम दे। दुनिया का हर मसले के बारे में मशवरा भी नहीं होता मेरे पास, इतनी भी तोप शय नहीं हूँ। मुझे शाम तक का वक्त दे, मैं अपने ज़राए से पता करवाता हूँ। उजान ने पहली बार था कि किसी मसले को निपटाने का वक्त लिया। खूबसूरत सी शरीर
मुस्कुराहट ने हसीब खानज़ादा के होंठों का अहाता किया। भाभी जान के आने ने तेरी क्वालिटीज़ गिट्टों में मुंतकिल करनी शुरू कर दी हैं। वो वक्त दूर नहीं जब दी कमेलियन अपनी जोरों के आगे पीछे दुम छल्ला बनकर घूमता नजर आएगा। हसीब की इस लम्हा ये चवल उजान को दरकार थी। तभी सुनहरी आंखें मुस्कुराईं। हाँ, तेरा असर मुझ पर भी हो गया है, क्या करूँ, जोरों का गुलाम बनने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। उजान का डबल मस्ती भरा जवाब। हसीब का सारा गुस्सा निकल गया और बेचारे तुफैल और इशात की बचत हो गई, वरना आज खानज़ादा दोनों को दो दो चपेड़े इस दर्जा गफलत पर ठोक ही डालता। शोदा, चल ठीक है, मुझे शाम तक बता कि ये मनहूस टब्बर ख़त्म किया जाए। कसम से एक ही किस्म की कमीने देखते बोर हो गया हूँ। सच्ची पूछ तो थाने से छुट्टी चाहिए। हसीब की कोफत पर उजान मुस्कुराया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हसीब मुसलसल थाने और इन चक्रों में गन चक्कर बना था, जिससे सर फिर को पहले ही चिढ़ थी। चल तेरी छुट्टी मंजूर करवाने के बारे सोचता हूँ। अबीर चाँद और तुफैल पर गुस्सा ना करी, दोनों बहुत वफादार साथी हैं तेरे। समझा दे बस, उनको काफ़ी है। कभी कभी वफादारों की दिल आज़ारी उनके दिल में तलखी ले आती है। रही बात इन तीन खबीस यारों की, फाइनल रिंग में हमारा इन्हीं से मुकाबला होगा और जीत सच की होगी। एक तरह इन तीन का गढ़ जो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमें तीनों का एक साथ सर कुचलने का मौका मिल रहा है। इतनी अजीब और बेबस सूरत हाल में उजान ताइब के मशवरे, इससे हर मामले में रहनुमाई लेकर हसीब को दिली सुकून मिलता था। बात तो तेरी दमदार है, चल ठीक है। तो हसीब खानज़ादा का दिमाग है और मेरा ये दिमाग खासा काम का है। हसीब ने जिस तरह इतराक का राब्ता तोड़ा, ऐसे खुद पसंद इतराफ़ पर उजान को बहुत प्यार आया। वहीं मिनहाज ने अपनी उलझन इन दरवेश बुजुर्ग के सामने अयां की, जिस पर दोनों के बीच काफ़ी देर खामोशी छाई रही। क्या तुमने ये सब उजान से बांटा? क्योंकि अगर तुम ये सब इससे कहते थे तो किसी और से इस बारे में मशवरा लेने की ज़रूरत ना पड़ती। इसकी तजवीज़ मुझसे अफजल है बच्चे। ज़िंदगी के बहुत से मामलात ऐसे गुजरे जब मैंने दूसरा कदम उजान से पूछ कर उठाया और खुदा गवाह है दुरुस्त सिमत पाई। मिनहाज के चेहरे पर अपनी तकलीफ बांट कर जो सुकून था, वो शेख मोहतरम के खूबसूरत लबो लहजे में की शिकायत पर वापस शिद्दत इख्तियार कर गया। मैं इसे बताना चाहता था, पर कल का दिन वो मुझे दोबारा मैसर ना आ सका, जब इसने आपका तारुफ अपने रहनुमा की सूरत कराया। आज तो मेरा दिल चाहा आपसे पहले कह दूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं। मिनहाज ने ज़रा बेचैन होते माजरत की, मगर वो उसका कंधा थपकाते बीच में ही बोलने से रोक गए। तो हतमी राय से लेना। देखो बच्चे, तुमने फ़र्ज़ की खातर अपनी माँ को तकलीफ़ से गुजारा। बाई की परेशानी बने वो मासूम लड़की जो तुम्हारी मंग थी, इसे भी अपने नाम के इस महूम तहफ़्फ़ुज़ से बेदखल कर दिया। एक मालिक और गुलाम के बीच अदब मोहब्बत और लगन का रिश्ता होता है, लेकिन तुमने अपने साईं से वफादारी निभाने को सब एहसासात पर सबकत हासिल की और इस बीच बहुत दिल रोंदे गए। मैं ये भी जानता हूँ तुम बेबस हो गए, बहुत बार मैं भी होता हूँ, लेकिन फिर भी जो गलत है वो कभी सही नहीं हो सकता। अब उसकी तलाफ़ी यही है, तुम अपनी वालदा की जितनी ज़िंदगी है उनके पैरों में बैठे रहो, जितने आंसू वो रोई हैं तलाफ़ी करो। शेख मोहतरम की उनसीयत भरे लहजे में फ़िक्र परेशानी का गलबा था, जबकि दोनों की गुफ्तगू हुजरे के बाहर आ रुकता उजान सुनकर धीमा सा मुस्कुरा दिया। उसे वहीं रुककर दोनों की गुफ्तगू सुननी ही मुनासिब लगी। उजान ने भी ऐसा ही कहा, आप दो की राय बेहद मिलती है। मिनहाज भी मुस्कुराए। हम दो भी मिलते हैं। शेख मोहतरम ने पहली बार ये जुमला कहा और जान की गैर मौजूदगी में न चाहते हुए भी जान थम कर रह गया। ये कोई नहीं, उसकी ज़िंदगी को संवारने वाले उस्ताद, उसे गलत और सही का तयन करवाने वाले उसके रहनुमा ने कहा था। और जान दाई भी इसे एक जुमले को सुनने के लिए कई सालों से मुंतज़िर था। मैं मुत्तफ़िक हूँ, उसके करीब भी आप अपने आप को इंसान एक उम्मीद की रोशनी में महसूस करता है और आपके करीब है। मुझे मरजान को लेकर भी कुछ मशवरा दीजिए ना शेख मोहतरम। वो ना तो बहराम अली को मारने की गिलट से निकल सकेगी, ना मेरी संगदिली माफ़ करेगी, जितना मैं इसे जानती हूँ। मैं अब इसे तन्हा नहीं कर सकता, उसका इस दुनिया में कोई नहीं। ये सब उजान के लिए दचका रहा, क्योंकि मरजान के मतलब कल ही हसीब ने वो सब उजान को भी बताया जो सुबह बहारे से डिस्कस किया, मगर उजान के वहम गुमान में भी ना था कि मरजान और मिनहाज का कोई ताल्लुक रह चुका होगा। मरजान ने जो कि अपने बचाव की खातिर किया। मिनहाज, हमारा मज़हब हमें किसी की जान लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता, लेकिन इस दीन ने कुछ ऐसी शराइत और कड़ियाँ भी रखी हैं छूट की सूरत, जिनमें अपने दिफा की खातिर किसी का जानी नुकसान करना जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आता। जैसा कि तुमने बहराम अली का बताया कि वो कैसा बदबख्त था, इसने अपनी दरिंदगी से मरजान बेटी के लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। अल्लाह माफ़ करने वाला मेहरबान है। तुम अपनी वालदा को इस बीच शामिल करो ताकि वो एक माँ की तरह मरजान को ये बातें समझाए। उम्मीद है वो इस एहसास से जुर्म से निकल भी आएगी और तुम्हें भी दूसरा मौका देने के बारे में सोचेगी। शेख मोहतरम के मशवरे पर मिनहाज के चेहरे पर इत्मीनान जलाया और उजान ने भी मसनूई खांस कर अंदर आते अपने आने के से खबरदार किया, जिस पर आने वाले के मुअत्तर खुशबू पूरे हुजरे में जैसे फैली। दोनों ने बैक वक्त उजान दाइब के पहाड़ सरापे को झुकते और आजी से ज़मीन कालीन पर करीब ही आ बैठते मुलायम नज़रों में मुकीद किया। तो आप क्या कहते हैं शेख मोहतरम, मरजान मैम पर इद्दत वाजिब है या फिर मिनहाज सिकंदर को घोड़ी चढ़ाने के इंतजाम शुरू करवाऊँ? दोनों ने बैक वक्त उजान के मुस्कुराते जताते इस्तफसार पर हैरत से देखा और फिर मुस्कुरा दी, यानी वो दोनों की गुफ्तगू शरारत से सुन चुका था। ये बहुत तेज़ है मिनहाज सिकंदर, इसके दो कान किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी मजबूत हैं। हौसला बरहुदार, बिल्कुल मरजान पर इद्दत वाजिब है और ये इद्दत सवाब और बरकत का सबब बनेगी। फिर हैरो ऑफिस से भी करवा देना, मगर इन 4-5 माह में मरजान बेटी की मुकम्मल रजामंदी हासिल करना
ताकि उसकी ज़िंदगी भी कुछ सुकून पा सके। अव्वल जुमले वो अपने लाडले की शान में कहते ही संजीदा हुए, जिस पर उजान ने मुस्कुराकर घबराए से मिन्हाज सिकंदर को देखा। आप तो राजी है ना? उजान की शरारत से पूछने पर मिन्हाज सर झटके जैसे ब्लश किए। ये नज़र इन दो नफूस को हंसा गया। सवाल चेक कीजिए ज़रा इसका शेख मोहतरम। मिन्हाज ने हफ़त से गुलाबी होते हुए साथ ही पराजमान किसी शरीर लय में डूबे उजान की शिकायत सी की, जिस पर उजान उनके गिद बाजू घुमाकर जैसे दोस्तों की तरह साथ साथ लगा गया। वो हसीन तरीन मंजर था। ये ऐसे सवाल ना करे तो इसे कमेलियन कौन कहेगा? मिन्हाज, इसका कारोबार ना ठप हो जाए। ये लफ्ज़ों के हेर पेर से ही तो गर्विदा करता है मुकाबिल को। शेख साहब की शरारती रग भी फड़की और उनके टीम बदलने पर भी आज उजान ना रूठा, क्योंकि आज इस प्यारे शख्स ने उजान को अपना जैसा कहकर हवाओं में उड़ा दिया था। तीनों की सोबत और संगत एक दूसरे के लिए टानिक साबित हो रही थी। ये उलझन से पाक होते मुस्कुराते चेहरों से आया था। रात से सहर, सहर से सुबह हुई, रोशनी होने तक आग भी थम गई, लेकिन जला हुआ सब भी राख कर गई। असद की आंखें सूज चुकी थी। गायबाना दो जली लाशों, जिन पर अंदाजे और निशानियों के सबब अपने दो साथी होने का शुबा हुआ। उनको अलमान से जुड़ी सिर्फ एक निशानी के हमरा 3 अदद ताबूत में रखे वो वापस फौजी छावनी पहुंच चुका था। फौजी दस्ता अपने शहीद साथियों को खराज तहसीन पेश करने ग्राउंड में जमा था। बड़े अफसरान तक जमा थे। कई लोगों की आंखें नम थी। मेजर गुलजार को हिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी बैच के हवाले कर दिया गया था, मगर इन तक अलमान सियाल के शहीद होने की जब से खबर पहुंची वो अपने कमरे में बंद तड़प रहे थे। मेजर गुलजार पर अलमान की नागहानी मौत और दाहिल के बिना कोई नफ़ा दिए मर जाने का इल्ज़ाम थोपा जा रहा था। इनकी फैमिली को इतला दे तो अगर इनकी डेड बॉडी वसूल कर लें, तुमसे इसका हिसाब बाद में लिया जाएगा। लेफ्टिनेंट असद फौजी दस्ता गम का इजहार करता परेड में मशगूल था, मगर असद पर दूसरे मेजर फ़हीम की बरहम निगाह इस अजियत तो तकलीफ दे गई। कैसा हिसाब मेजर? फ़हीम को इस जूनियर की आंखों में आंखें गाड़ना आग लगा गया। मेजर गुलजार ने जो किया इसका देख लो तुम। इस गुलजार की ज़रा सी हरदर्मी ने क्या कर दिया? हमसे एक होनहार कैप्टन छीन लिया, पर कोई नहीं, वो इसकी सज़ा भुगतेगा। एक कैप्टन की जान उसके नज़दीक कितनी सस्ती थी ये तुम भी देख लो असद। हमारा पूरा डिपार्टमेंट दुख में है। ये नुकसान हम ताउम्र बढ़ ना पाएंगे। दाहिल के से हाथ तो गंवाया ही, अपना हीरा भी गंवा दिया। मेजर फ़हीम की आंखें कहीं से दुख में होती तो असद भी उसकी बात पर सर हिलाता, मगर वो शख्स तो यहाँ सिर्फ जहर उगलने भेजा गया था। मेरे कैप्टन को कुछ नहीं हुआ, ये बात आप भी जान लें। इस तीसरे ताबूत में सिर्फ उनकी कलाई की घड़ी है। रही बात दोनों सिपाहियों की, तो उनकी फैमिली आ चुकी है। जब तक मैं अलमान सर के शहीद होने का मुकम्मल सबूत ना पालूँ, ना तो उनकी फैमिली को खबर दी जाएगी, ना उनकी गायबाना कब्र की इजाज़त होगी। असद के बागियाना जवाब पर फ़हीम को जो आग लगी वो उसकी आंखों से टपकती साफ आया थी। तुम अपनी हदूद भूल रहे हो लेफ्टिनेंट असद। तुम्हारे सामने इस वक्त तुम्हारा सीनियर खड़ा है, कोई मातहत नहीं। अब क्या अलमान सियाल की राख जमा करोगे? इस जगह से किसी का बचना मुमकिन नहीं था। बाज रहो, ऐसा ना हो तुम्हें भी मेजर गुलजार की तरफ बागी होने की सज़ा दी जाए। अलमान सियाल की मौत का सबब वो गुलजार है और वही इस नुकसान की भरपाई करेगा। फ़हीम ने करते कहा जैसे वो हर सूरत अलमान सियाल को शहीद साबित करना चाहता, और असद इस नजस 2 नंबर आदमी की शक्ल से ही समझ चुका था कि इसे यहाँ किस लिए भेजा गया है। असद को फिलहाल खामोशी इख्तियार करना ही मुनासिब लगा, क्योंकि अगर वो मजीद बोलता तो फ़हीम इसे भी बंद करवा देता। लेकिन असद इस वक्त अलमान की तलाश खुद करने के सिवा कुछ अहम न जानता था। दोनों शहीद सिपाहियों की फैमिली जब उनकी डेड बॉडी दी तो वहाँ एक दिलसोज मंजर था। उनकी सिसकियाँ कर लाहटें असद को तड़पा गई। या मेरे अल्लाह मेरी मदद करे, मेरे कैप्टन को वापस सौंप दे। वो कैसे जा सकते हैं बिना कोई अपना निशान छोड़े? मेरी मदद करें। ये लोग अलमान सर की मौत के इल्ज़ाम में मेजर गुलजार को सज़ा दिलवा देंगे, और यही उनका मकसद है, ताकि मेजर गुलजार जैसे ईमानदार शख्स को राह से हटाकर ये अपने घनावने मकसद पूरे करें। मदद करें मेरे अल्लाह, मेरे कैप्टन की कोई खबर दें। मैं अपनी आंखों के सामने अपने मेजर को सज़ा होती नहीं देख सकता। ओ मेरे मालिक, आप हम सब की नीयत जानते हैं, वो धारा हमें राह दिखाएं। असद की आंखें इस वक्त जहन्नम की तरह जल रही थी, जबकि जिस मुश्किल में वो था इतना मजबूत जवान होकर रो दिया। इस वीराने में भले बज़ाहिर सब राख हो गया हो, लेकिन वो कहते हैं ना सियाने लोग कि आग ही में इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी जैसी आग से लड़ सके। जिस वक्त सलमान ने दहाड़ कर असद को एयरफोन के पार्ट ट्रिगर दबाने का हुक्म दिया, इसमें और असद के ट्रिगर दबाने के बीच पूरे 1 मिनट का वक्त था, और उसी बीच सलमान ने पहले से दरियाफ्त किए ज़मीन दोज गड़े में अदाहिल को गिरबान से पकड़ा और उसके साथ कूदा। वो गड़ा ज़मीनी था और गहरा भी। तभी अदाहिल के गिरने के सबब दाएं टांग टूटी, जबकि अलमान को भी काफ़ी हराशी लगी। फिर रात अंधेरा और फैलते धुएं के सबब इस गड़े पर किसी की निगाह न पड़ी। न अलमान ने बचाव के लिए कोई आवाज़ दी, क्योंकि इसमें धुआं बढ़ जाने के सबब वक्ती अलमान भी बेहोश हो गया। लेकिन फजर के करीब अलमान को होश आया, और किसी तरह इसने जब इस ज़मीन दोज गड़े को देखा तो इसे आगे तंग सा रास्ता भी मिला, जिसे पत्थर टेक कर बंद किया गया था। बस इस गड़े से निकलना तो मुमकिन ना था इन दो का। तभी अलमान ने ज़िंदगी की पूरी हिम्मत जमा की और वहीं पड़ी लकड़ियों और बड़े पत्थरों को इस्तेमाल है वो बंद रास्ता 1 घंटे की अंत तक मेहनत किए खोला। और अदाहिल जो टांग की हड्डी टूटने के सबब वैसे ही नाकारा और दर्द से बिलबिलाता बेहोश हुआ, इसे घसीटते हुए अलमान से लेकर निकल गया। तभी जब सुबह की रोशनी में इस गड़े की जांच हुई तो वहाँ कुछ ना मिला सिवाय उसके बाहर नीचे से अलमान की ऊपर की जानिब खड़ी घड़ी के जो फेंकी घड़ी के जो असद को इतना यकीन दिला गई कि अलमान जिंदा है। अलमान ने अदाहिल को बचा तो लिया, पर वो उसे घसीट घसीट कर थक हार गया। वो लोग इस वक्त जहाँ थे वो एक जंगली अनजान जगह थी। आसपास चनिंद परिंद तो दूर, किसी जानवर तक की मौजूदगी का गुमान न था।
अरमान के पास ना तो फ़ोन था ना यहाँ का कोई नक्शा। फिर वो इस मरियल अदाहील को लेकर कहाँ घसीटता, तभी वहीं एक पहाड़ी गार के पास पड़ाव डाल लिया। अरमान ने अपनी शर्ट उतार के इसे 2 टुकड़े करते अदाहील की टूटी टांग पर कसकर बांध दी थी। और वो कुछ देर के इलाके का जायज़ा लेने जब वापस आया तो उसके हाथ में कुछ नारियल पानी का एक प्याला था जो पास ही करीब बहते झरने के पास पड़ा मिल गया। इसे पाक साफ किए, इसमें पानी भरकर वह अदाहील के लिए साथ ले आया। अदाहील का जिंदा रहना इस वक्त अरमान को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी था, और तभी अरमान इस वक्त अपने फटे गाल सर से रस रस कर होश खोते होने से भी बेनियाज था। आई होप असद को मेरी घड़ी मिल गई हो। इसे अगर मेरे ज़िंदा होने का यकीन आ गया तो वो मुझे ढूंढ ही लेगा। या अल्लाह मेरी मदद करे। अदाहील की मौत मेजर गुलजार की मौत है और मुझे जमानत में खयानत करने से बचा लें। पता नहीं मेजर किस हाल में होंगे। अरमान भी थक कर वहीं टिका, पूरा जिस्म दर्द कर रहा था, पर इस वक्त सिर्फ अदाहील की बेहोशी पर तशवीश थी। दर्द और टूटी टांग की ठेसों ने अदाहील के निढाल वजूद में जुम्बिश पैदा की, जिस पर अरमान भी मुतवज्जा हुआ। अपनी जगह से उठे पास आया, इस पीतल के प्याले को उठाकर अदाहील के होंठों से जोड़ा, जिस पर वो पानी पीने लगा। मगर अरमान को देखकर अदाहील की आंखों में खौफ उतरा। डरो मत, फिलहाल तुम्हारी ज़िंदगी अहम है मेरे लिए, जान नहीं लूँगा। एक ही बार तुम्हें फांसी दिलवाऊंगा। उठो और मुझे बताओ, क्या तुम इस जगह को जानते हो? अरमान ने 90 तुले सर्द लहजे में अदाहील को सहारा दिया, जिस पर वो कराहता हुआ ज़रा पत्थरों की दीवार से टेक लगा सका। और अरमान के कहने पर नज़र 4 सिम फैले जंगल की ओर दौड़ाई। हाँ, ये मेन रोड से 30 मिनट की दूरी वाली जगह है। शुमाल की जानब कुछ दूर जाते ही कच्ची सड़क शुरू होगी। लेकिन तुम मुझे मार दो अरमान से। अदाहील की तकलीफ भरी मिन्नत पर अरमान ने हंसकर उसकी नील ज़दा सूरत देखी, और अगले ही लम्हे उसकी गर्दन अपने चट्टानी हाथ में कहरनाक होते दबोची। सोचना भी मत, तेरी मौत अब मेरे महकमे के चंद नासूरों की ब्रत के साथ तय होगी अदाहील। अरमान की ग्रे आंखें इस वक्त लहू छलका रही थी, जबकि अदाहील इतनी तकलीफों के बाद अपने ही वजूद से बेजार हुआ दिखाई दिया। अरमान ने वह सब्ज नारियल उठाकर पथरीली दीवार से मारा तो वो 2 टुकड़े हुआ और यूं हकारत से अदाहील को देखा जैसे बता रहा हो उसका भी यही हाल करेगा। वैसे टूटा नारियल थमाए हुए अरमान पास से उठकर जरा फासले पर आ रुका और गहरा सांस इस सर्द फिजा के सुपुर्द किया, जबकि असद अपने कैबिन में ही दिल बर्दाश्त सा रहा था जब उसके साथी की कॉल आई। सर, जिस घड़े की हमने सुबह जांच की थी वहां से हमें एक रास्ता मिला है, आप फौरन पहुंचे। कोई अरमान की जानिब पहुंचने का रास्ता अल्लाह ने असद को दिखा ही दिया। पुरुमीद नजरों से आसमान की जानिब तक के वो फौरन वापस पलट गया। कवल पूरा दिन जिनिश और पिनहार पर ही नज़र रखती रही, लेकिन इसे जीनू को वर्गलाने का दोबारा मौका न मिला। न पिनहार ने ऐसा मुमकिन होने दिया। रात जीनू की बर्थडे पार्टी के लिए बाहर लान में ही खूबसूरत सी डेकोरेशन की जाने वाली थी, जबकि उज़ान ने शेख मोहतरम से मुलाकात के बाद आधा दिन अपने पेशेंट्स के साथ गुजारा। जबकि अदम को दिन 2 बजे पास बुलाया। मनहास को गाड़ी स्टार्ट करने का मैसेज कर दिया, क्योंकि वह लंच वापस अंसारी हवेली ही जाकर सबके और जिनिश के साथ करना चाहता था। जी साईं। अदम ने क्लिनिक ऑफिस रूम में एंटर होते नरमी और अदब से पूछा, अदम ये ड्रेस है शम्स फिरदौस के घर का, 10 साल पहले उनकी वफात हो गई थी। तुम यहाँ जाओ, उनके किसी अच्छे साथी की तलाश करो। उनकी बेटी का किससे निकाह हुआ, ये सब तफसील जाननी है तुम्हें। इस निकाह में कोई तो इस मोहल्ले से गवाह बना होगा। मुझे इस आदमी का नाम जानना है जिससे बरीरा की शादी हुई। हाँ, बरीरा नामी लड़की के मुतालिक भी कुछ पता चले तो मुझे फौरी बताना। अजान की दी जिम्मेदारी पर अदम ने फौरी वो सफ़ेद कागज़ थामे सर हिलाया। ठीक है साईं, मैं अभी रवाना होता हूँ। अदम ने फौरी फर्माबरदारी से कहा और ऑफिस रूम से निकला, जबकि अजान भी लैपटॉप शट डाउन किए अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठा ही था कि उसके फ़ोन पर गैर मुतवक्का तौर पर वासिफ मीर की कॉल हैरत का सबब बनी। दादा के शहीद को मेरी याद कैसे आ गई। उज़ान ने क्लिनिक से पूर्व काल चाल के हमरा निकलते तंज से शुरुआत की, क्योंकि वासिफ मीर से उसका एक खिंचाव का ही ताल्लुक़ रहा था। उनसे एक ऑफिशियल मुलाकात हो सकती है। उज़ान दाइब अंसारी। उज़ान के तंज का बुरा मनाए बिना वो अपने ऑफिस में एंटर होते बिना किसी तमहीद के बोला, कल पर रख लें, क्योंकि आज मज़ीद किसी ऑफिशियल चीज़ का वक्त नहीं। उज़ान ने भी मुकाबिल के तंज पर बिना वावेले के हज़म करने पर लहजे और रवैये में लचक लाई। कल अगर देर हो गई तो वासिफ का लहजा उज़ान को ठटका गया। पोश की जानब रवां कदमों की शिद्दत में कमी आई। ओके, लोकेशन भेज दो, पहुँचता हूँ। उज़ान ने कुछ सोचते हुए फैसला किया, जिस पर वासिफ के चेहरे का इत्मीनान काबिल दीद था। बहुत शुक्रिया। वासिफ ने रस्मी मुस्कुराहट देते ममनून होते राब्ता तोड़ा, जबकि साथ ही करीबी रेस्टोरेंट की लोकेशन उज़ान को मेल की। वक्त आ गया है उज़ान दाइब अंसारी, तुम्हें सच्चाई बताने का। बरीरा तुम्हारी दूसरी दादी थी, जिसकी 9 माह की अजियत और फिर मौत का सबब तुम्हारे दादा की दरिंदगी थी। मैंने जंग का माहौल बना दिया 15 साल लगाकर। अब फैसले का इख्तियार मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ। तुम भी याद करोगे, किसी ने मदद की थी और ऐसी की थी कि सारी उलझनें सुलझ गईं। फ़ोन स्क्रीन को तासुफ से तकता वासिफ युद्ध कलामी के वापस अपनी नशिस्त की जानिब बैठा और सामने मेज़ पर खुली फाइल ओपन की। वहाँ कोई मेडिकल रिपोर्ट थी, उसकी भी और बरीरा की भी। वासिफ मीर कैंसर की आखिरी स्टेज पर था और अब इसे हर सूरत अपनी मौत से पहले वाहता को उसके वारसों तक पहुँचाना था। जी जनाब, 73 एपिसोड हो चुकी है। कैसी लगी? थोड़ी शॉकिंग और बहुत ज़्यादा जो है वो स्टोरी चेंजिंग सी एपिसोड थी, तो ये यकीनन अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ज़रूर बताया करें कैसी लगी है आपको एपिसोड, रिस्पॉन्स दिया करें, अपने अच्छे अच्छे व्यूज़ भी दिया करें। तो मिलते हैं फिर 74 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।